Good morning, students. Today we will discuss about the next chapter, 8th class history, chapter number 7, weaver, iron smelter and factory owners. Weavers means बेटा जो बुनकर काम करते जो बुनने का काम करते थे, वीविंग का काम करते थे। आयरन स्मेल्टर्स होते हैं बेटा जो लोहा बनाने वाले, एंड फैक्ट्री ओनर्स जो बेटा फैक्ट्री के मालिक। इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेटा ये पिक्चर्स में दिखाई गई है ट्रेडिंग शिप ऑन द पोर्ट ऑफ द सूरत इन द 17th सेंचुरी। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द इंडियन ओशियंस ट्रेड। इसमें बेटा बताया जाता है कि भारत के पश्चिम तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते से होने वाला व्यापार का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह उस टाइम थी। डच एंड द इंग्लिश ट्रेडर शिप बिगेन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी। और इस दौरान बेटा जो डच है, ब्रिटिश व्यापारिक जो जहाज़ थे, 17th सेंचुरी में इस बंदरगाह का उपयोग अपने व्यापार के लिए, अपने ट्रेड के लिए करते थे, इस्तेमाल करते थे। इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो 18th सेंचुरी में धीरे धीरे इस बंदरगाह की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई। दिस चैप्टर टेल द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया during British rule by focusing on two industries namely textile and the iron and steel। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा जो क्राफ्ट है, जो इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की है, जो ब्रिटिश रूल के दौरान थी, जिस पर दो इंडस्ट्री पे मेन फोकस किया गया है, टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बोथ दीज इंडस्ट्री वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न पीरियड। ये दोनों इंडस्ट्रियाँ जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोर मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। अब मशीनों के यूज़ की वजह से जो कॉटन के द्वारा जो टेक्सटाइल कपड़े बनाए जाते थे, उसकी वजह से ब्रिटेन की डिमांड इतनी बढ़ी कि उसको 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल नेशन के नाम से पुकारा जाता था। And when its iron and steel industry started growing for the 1850, और इस दौरान आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है ब्रिटेन की वो भी धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रही थी 1815 के दौरान, जिसकी वजह से ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। The industrialization of the Britain had a close connection with the conquest and the colonization of India। अब इसमें जो ब्रिटिश में जो औद्योगिकरण कहा, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन में जो उद्योग स्टार्ट हुए, उनका भारत के क्षेत्र को कब्जा करना और उनको उपनिवेश बनाने में काफ़ी गहरा संबंध है। यू हैव सीन चैप्टर 2, जो हमें चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लीड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। कैसे ब्रिटिश यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई और कैसे उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को हड़पना स्टार्ट किया, कैप्चर करना स्टार्ट किया। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड। और किस दौरान जो ट्रेड का जो चेंज था, जो व्यापार जो यहाँ पे वो कर रहे थे, उसमें काफ़ी चेंजमेंट आया, काफ़ी 10 साल में चेंजमेंट आया, काफ़ी इसमें बदलाव आए अकॉर्डिंग सिचुएशन। In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to the England and Europe। अब जो 18th सेंचुरी जो कंपनियां थी भारत में वस्तुएं खरीदती थी और उनको अपने इंग्लैंड में, यूरोप में बेचकर मेकिंग प्रॉफिट थ्रू द सेल, और सेल के द्वारा काफ़ी प्रॉफिट वो लेती थी, मुनाफा वो कमाती थी। विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, ग्रोथ हुआ, ब्रिटिश industrialists began to see India as the best market for their industrial products। अब भारत उनके लिए एक ऐसी मार्केट हो गया जहाँ पर वो अपनी वस्तुओं को बेच सकते थे। एंड ओवर टाइम स्मैक अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर्स गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया। अब उसकी वजह से ब्रिटेन में जो सामान बनता था, उसकी वजह से भारत में ब्रिटेन के सामान की बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, ज़्यादा मात्रा में वो अब मार्केट भारत में सारी वस्तुएं बेची जाती थी।
हाउ दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। अब इनकी वजह से जो ब्रिटेन के जो माल अपने इंडिया में आते थे, जो वस्तुएं बेची जाती थी, उसकी वजह से जो इंडियन क्राफ्ट थे, भारतीय जो कारीगर थे और उनकी जो इंडस्ट्री थी, अब वो धीरे धीरे काफ़ी डिक्लाइन हो रही थी। दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर दिस इज़ द क्वेश्चन, ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। अब इसमें बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इंडियन टेक्सटाइल है, जो भारतीय कपड़े हैं, उनकी वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड थी। लेट्स टुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब इसमें बेटा हम एक नज़र डालते हैं। अराउंड 1715 के दौरान, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्करेंट बंगाल, ब्रिटिश पर यहाँ पर कब्जे करने से पहले, अपने क्षेत्रों पर कब्जा करने से पहले, इंडिया वाज फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मतलब इंडिया क्या था बेटा, इंडिया की जो कॉटन जो टेक्सटाइल थे, विदेशों में इसकी काफ़ी डिमांड थी। कब? 1750 के दौरान। Indian textile had long been renowned both for their fine quality and the exquisite craftsmanship। और भारतीय जो कपड़े थे उनकी डिमांड इसलिए ज़्यादा थी बेटा, क्योंकि वो लंबे, एक तो उनकी अच्छी गुणवत्ता थी, अच्छी कारीगरी थी, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मशहूर थे, फेमस थे। उनकी क्वालिटी और उनकी जो कारीगरी है, क्राफ्टमैनशिप है। They were extensively traded in the Southeast Asia, Java, Sumatra, Pangong, वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया। और इनके बेटा व्यापार काफ़ी देशों के साथ होते, जैसे जावा, सुमात्रा है, पेंगोंग है, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया है। फ्रॉम द 16th सेंचुरी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। अब 16 सेंचुरी में जो यूरोपियन की जो कंपनियां थी, ट्रेडिंग जो कंपनियां थी, भारत में आकर अपने टेक्सटाइल कपड़े खरीदती थी और यूरोप में अपने महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाती थी। Memories of the flourish, the trade and the craftsmanship of the Indian weaver is preserved in the many words still current in the English and the other language। अब जो बेटा भारतीय जो कपड़े की जो कारीगरी थी, क्राफ्टमैनशिप थी, जो इंडियन वीवर्स की थी, वो एक मेमोरी के रूप में क्या है, जो काफ़ी जो लैंग्वेज हैं, अदर लैंग्वेज हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज हैं, सभी में वर्ड्स में, शब्दों में वो चीज़ें मेमोरी के रूप में, यादगार के रूप में लिखी हुई हैं, हमें पढ़ने को मिलती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द सच वर्ड। इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड भी दिए गए हैं जिसके माध्यम से उसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सी वर्ड दे टेल अस, वो हम वर्ड्स हमें क्या बताते हैं, जो भारतीय कपड़े की जो कारीगरी थी या उसकी जो काफ़ी फाइन क्वालिटी थी, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें, उसकी गुणवत्ता के बारे में और उसकी कारीगरी के बारे में, काफ़ी जो अलग अलग लैंग्वेज हैं उनमें जो शब्द हैं वो हमें उसके डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। वर्ड्स टेल अ स्टोरी, हिस्टोरीज। अब इसमें जो वर्ड्स हैं वो बेटा, वो हमें उसके दौरान की जो बातें बताते हैं, उनका, उन शब्दों के पीछे क्या उनका इतिहास है, क्या उनकी में मेन बातें थी, क्या वो क्वालिटी थी, क्या उनके बारे में वो डिस्कस करते थे। यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय द अरब मर्चेंट इन मोशुल इन प्रजेंट डे इराक। अब इसमें क्या था बेटा, यूरोप के जो व्यापारी थे भारत में आए थे, उन्होंने भारतीय जो बारीकी कपड़ा देखा, जो कॉटन का जो फाइन जो क्वालिटी का जो कपड़ा देखा, वो सबसे पहले उन्होंने मोशुन शहर में जो अरब के व्यापारी थे, और इराक में अरब के व्यापारी ने इराक में सबसे पहले वो कपड़ा, भारतीय कपड़ा देखा। कौन सा? फाइन कॉटन क्लॉथ का। So they began refers to all finely woven textile as मुस्लिन। तो उन्होंने उस कपड़े को मुस्लिन नाम दिया। ये वर्ड एक्वायर्ड वाइड करेंसी, जो काफ़ी लेवल पर बढ़ा, काफ़ी इसकी प्रशंसा की गई इस कपड़े की, क्योंकि काफ़ी अच्छा कपड़ा था, मनवल का कपड़ा था। When the Portuguese first come to India in the search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in the south west India। आज जब पुर्तगाली यहाँ पर सबसे पहले अपने इंडिया में आए, जो मसाले की तलाश में आए थे, जो केरला में आए थे, कालीकट जगह पे, जो साउथ वेस्ट इंडिया में है। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, और वो अपने साथ कॉटन के कपड़े लेके गए, किसके साथ? मसालों के साथ। कैम टू बी कॉल्ड कैलिको, जिन्होंने इस कपड़े का नाम दिया कैलिको, जो कालीकट से बना था,
and subsequently calico became the generally name for all cotton clothes। और जो भारतीय कपड़े थे, जो कॉटन के कपड़े थे, उनको एक नाम जनरली नाम मिल गया कैलिको। दे आर मैनी अदर वर्ड, इसके अलावा काफ़ी अदर वर्ड भी हैं विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इन द वेस्टर्न मार्केट, जो वेस्टर्न मार्केट में भारतीय कपड़े की विशेषता का वर्णन करती हैं। इन In figure 3, you can see a page of the order book that the English East India Company sent to its representatives in Calcutta in 1730। 1730 के दौरान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके वहाँ पर उनको एक ऑर्डर भेजा। कब? 1730 में कपड़े का काफ़ी बड़ा ऑर्डर भेजा। द ऑर्डर दैट ईयर्स वाज फॉर 5,89,000 पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि इतने बड़े ऑर्डर उनको दिया गया। प्रोविजन द थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन ए लिस्ट ऑफ 98 वैरायटी, इसमें 98 वैरायटी कॉटन और सिल्क की क्लॉथ की थी। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड, जिसमें यूरोपियन में इनको कॉमन नाम से पीस गुड के नाम से इनको पुकारते थे। यूजुअली वोमन क्लॉथ पीस डेट 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड, इसमें जो कॉटन जो क्लॉथ होते थे उनकी जो बेटा लंबाई जो चौड़ाई इसमें यार्ड्स में बताई गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा नाउ लुक एट दिस। तो इसमें पिक्चर्स में बेटा इसमें दिखाए गए कि इसमें काफ़ी जो है भारतीय कपड़े की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी उस कपड़े जो थे काफ़ी उनकी जो क्वालिटी थी उनकी वजह से काफ़ी फेमस थे। तो इन्होंने क्या किया, जो उनके जो व्यापारी थे उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि इतनी क्वालिटी के कपड़े जो 98 वैरायटी के जो कपड़े हैं जो कॉटन सिल्क के हैं उनके ऑर्डर दिए, जिनके ऑर्डर इसमें मेंशन उनके नाम इसमें मेंशन किए गए हैं। नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ द क्लॉथ इन द बुक। इसमें बेटा हम बुक में इसमें जो ऑर्डर दिया गया है उसमें काफ़ी जो ऑर्डर दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट वेराइटी के कपड़े हैं। तो अमंग द पीस ऑफ द ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ एंड कॉल्ड सिंस, कोसा, खासा एंड बंडाना। इसमें काफ़ी जो क्लॉथ के जो कपड़े जिनके अलग अलग वैरायटी जिनकी इसमें नाम दिए गए हैं, जैसे सिंस जो है, कोशा है, खासा है और बंडाना है। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म सिंस कम फ्रॉम। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश वर्ड सिंस है वो कहाँ से आया है। इट्स ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड शीट से, हिंदी वर्ड के जो शीट शब्द से बना है। ए क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावर्स डिजाइन, जिस पे काफ़ी छोटे छोटे जो फूलों का डिजाइन दिखाया गया है। फ्रॉम द 60-80 these started a craze for the printed Indian कॉटन क्लॉथ इन इंग्लैंड। भारतीय कपड़े की डिमांड काफ़ी डिमांड थी इंग्लैंड में कॉटन क्लॉथ की। यूरोपियन मेनली फॉर देयर एक्सट्रीगेस फ्लोरस डिजाइन, पर जो फूलों के काफ़ी अच्छे डिज़ाइन होते थे, फाइन टेक्सचर काफ़ी अच्छे टेक्सचर होते थे, एंड रिलेटिवली चीपनेस और काफ़ी सस्ते होते थे। रिच पीपल ऑफ द इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लॉथ फॉर इंडियन फाइबर्स, मतलब इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो भी भारतीय कपड़े को पहनना पसंद करती थी। सिमिलरली द वर्ल्ड बंडाना, जो बंडाना जो कपड़ा था, नाउ रेफर्स टू एन ब्राइटली, जो काफ़ी चमकीला कपड़ा होता था, और जो स्कार्फ जो गर्दन में जो हेड पे बांधने के लिए जिसका यूज़ किया जाता था। ओरिजिनली द टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड, ये वर्ड से बना है बांधना, हिंदी फॉर टाइम मतलब बांधने, बांधना वन से जो शब्द से वर्ड से ये क्लोथ्स बना है। रेफर्स टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड एंड क्लोथ्स प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, मतलब इसका अर्थ है कि जो कपड़ा था, कलरफुल जो कपड़ा था, उसका यूज़ बांधने के लिए किया जाता था, डाइंग के लिए किया जाता था, जो काफ़ी फेमस कपड़ा था, जो कि इसका जिसमें बांधने में और जो काफ़ी रंगाई के साथ इसका यूज़ किया जाता था, तो काफ़ी कलरफुल कपड़ा था। इसके अलावा देवर अदर क्लोथ्स इन द अदर ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसके अलावा काफ़ी दूसरी वैरायटी के कपड़े भी थे जिनका जिक्र उनके स्थान जो जन्म स्थान हैं उनके आधार पे मेंशन किया गया है। ओरिजिन मतलब जन्म स्थान। कासिम बाजार है, पटना है, कलकत्ता है, उड़ीसा है, चारपुड़ी है, ये इसमें काफ़ी मेंशन किए गए हैं, जिसमें ऑर्डर बुक में इनके नाम भी क्लॉथ के साथ दिए गए थे।
द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द सच वर्ड शो हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैड बिकम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें चीज़ें बताते हैं कि भारतीय जो कपड़ा था विदेशों में काफ़ी मशहूर था, काफ़ी फेमस था, और जो अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी फेमस था। तो बेटा ये चैप्टर